जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मध्य पूर्व संकट के बीच ब्रिक्स भारत के लिए पहले से अधिक महत्वपूर्ण क्यों हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना हुए। उन्होंने मंगलवार को रेखांकित किया कि भारत उस समूह को कैसे महत्व देता है जो दुनिया से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में उभरा है। भारत ब्रिक्स के भीतर घनिष्ठ सहयोग को महत्व देता है, जो वैश्विक विकास एजेंडा, सुधारित बहुपक्षवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सहयोग, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के जुड़ाव को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर बातचीत और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और तुर्की सहित कई देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की गहरी रुचि दिखाई है। आइए समूह और उसके उद्देश्यों के बारे में समझें। कुछ देशों ने ब्रिक्स में अपनी रुचि क्यों व्यक्त की है और वहां भारत की स्थिति क्या है। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि ब्रिक्स क्या है और इसके सदस्य कौन कौन हैं। ब्रिक्स गठबंधन की स्थापना 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन द्वारा की गई थी, जिसमें दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। हाल ही में इसका विस्तार हुआ। अब इसमें ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई भी शामिल हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि वह इसमें शामिल होने पर विचार कर रहा है और अज़रबैजान और मलेशिया ने औपचारिक रूप से आवेदन किया है। ब्रिक्स का घोषित उद्देश्य पश्चिम नेतृत्व वाले वैश्विक व्यवस्था को संतुलन करने के लिए प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आवाज़ को बढ़ाना है। इसके संस्थापक सदस्य ने एक निष्पक्ष विश्व व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार का आह्वान किया है। सदस्य राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख प्रति वर्ष बैठक करते हैं और प्रत्येक राष्ट्र समूह एक वर्ष की आवर्ती अध्यक्षता ग्रहण करता है। ब्रिक्स संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक या ओपेक की तरह एक औपचारिक बहुपक्षीय संगठन नहीं है। कुल मिलाकर ये देश दुनिया के 40% से अधिक आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 1/4 हिस्सा है। सभी ब्रिक्स देश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले G20 का हिस्सा हैं। भू राजनीति के अलावा समूह के फोकस में आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय व्यापार और विकास को बढ़ाना शामिल है। कुछ देश ब्रिक्स में क्यों शामिल होना चाहते हैं। ईरान, सऊदी अरब, यूएई, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, बोलीविया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, इथियोपिया, क्यूबा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कोमोरोस, गेबन और कजाकिस्तान सहित 40 से अधिक देशों ने इसका हिस्सा बनने में अपनी रुचि व्यक्त की है। समूह ब्रिक्स को पश्चिमी पारंपरिक शक्तियों द्वारा वर्चस्व वाले वैश्विक निकायों के विकल्प के रूप में देखता है और आशा करता है कि सदस्यता उनके बीच वित्तीय विकास, निवेश और व्यापार प्रदान करेगी। मध्य पूर्व के लगभग 1/4 तेल भंडार का घर ईरान ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि नई सदस्यता के लिए तंत्र जल्द से जल्द तय किया जाएगा। जून में केप टाउन में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स वार्ता में भाग लेने वाले 1 दर्जन से अधिक देशों में तेल दिग्गज सऊदी अरब भी शामिल था। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए इसे रूस और ब्राज़ील से समर्थन मिला है। तुर्की, जो ब्रिक्स में शामिल होने में रुचि दिखाने वाला पहला नाटो देश है, इस समूह को यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए अपने प्रशासन के रूप में देखता है। ब्रिक्स भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैसा कि नई दिल्ली अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं का उपयोग करने का प्रयास कर रही है, चाहे वह G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को शामिल करना हो या मध्य पूर्व और अफ्रीका के चुने हुए भागीदार देशों को ब्रिक्स में स्वीकार करना हो, भारत बहुध्रुवीय दुनिया को बढ़ावा देने के लिए इस समूह का लाभ उठा रही है। भारत में बढ़ती आर्थिक ताकत को देखते हुए ब्रिक्स नई दिल्ली को विभिन्न देशों को प्रभावित करने और अपनी वार्ता शक्ति की सकारात्मक छवि पेश करने का मौका देता है। इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट पॉलिसी में स्टॉकहोम सेंटर फॉर साउथ एशियन एंड इंडो पैसिफिक अफेयर्स के प्रमुख जगन्नाथ पांडा के अनुसार पहुंच मध्य एशिया या पश्चिम एशिया जैसे क्षेत्रों में अधिक समन्वय क्षमता की भी अनुमति देती है।
जहां चीन पहले से ही कहीं अधिक मजबूत है, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस द्वारा रिपोर्ट किया गया है। नई दिल्ली को उम्मीद है कि ब्रिक्स के विस्तार में दुनिया भर में, खासकर मध्य पूर्व में उसकी रणनीतिक स्थिति और मजबूत होगी। जबकि कई लोग सोचते हैं कि ब्रिक्स रूस और चीन द्वारा संचालित है, लेकिन भारत के लिए यह समूह उसके विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रिक्स की सफलता इसकी भू आर्थिक और भू राजनीतिक क्षमता को सराहनीय परिणामों में बदलने की क्षमता पर निर्भर करती है। भारत के लिए विस्तारित ब्रिक्स अवसर और चुनौती दोनों प्रस्तुत करता है, जबकि यह अपनी वैश्विक नेतृत्व आकांक्षाओं पर जोर देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। नई दिल्ली को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक लेख में कहा गया है कि नई दिल्ली को समूह के अंदर जटिल भू राजनीतिक और भू आर्थिक गतिशीलता को संभालने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का एजेंडा में क्या है? वोल्गा क्षेत्र के रूसी गढ़ तातारस्तान की राजधानी कजान में शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने का व्लादिमीर पुतिन का निर्णय अपने आप में एक बयान है, खासकर जब से रूस इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता की मेज़बानी कर रहा है। जगन्नाथ पांडा बताते हैं कि यह स्थान रूसी समृद्ध और मॉस्को के खुद को यह दिखाने का प्रयास को उजागर करता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से अलग देश नहीं है। इजराइल और प्रतिरोधी की धुरी युद्ध में प्रभाव वाले मध्य पूर्व संकट के शिखर सम्मेलन में चर्चा पर हावी होने की संभावना है, क्योंकि ग्लोबल साउथ ने 7 अक्टूबर 2023 को गाज़ा में हमास के हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू की कड़ी निंदा की थी। इजराइल पर भारत का रुख अन्य ब्रिक्स सदस्यों से कुछ अलग है। भारत और यूथोपिया एकमात्र ब्रिक्स देश थे जो फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ एक प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान से दूर थे। ब्रिक्स केंद्रित वित्तीय प्रणाली का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है, क्योंकि 2 सदस्य देशों रूस और ईरान में अब अर्थव्यवस्था और सैन्य सहित विभिन्न क्षेत्र पश्चिमी प्रतिबंधों से बाधित हैं। डॉलरीकरण की दिशा में वैश्विक बदलाव के बीच भारत साझेदार राज्य की व्यवहार्यता के आधार पर व्यापार के लिए स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करने में सतर्क रहेगा, जबकि रुपये रूबल व्यापार में वृद्धि हुई है। भारतीय वित्तीय नियामक अभी से रूसी बैंकों को लाइसेंस देने से सावधान है। ब्रिक्स में मोदी की जिनपिंग से मुलाकात। चूंकि भारत और चीन दोनों के प्रधानमंत्री रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, उनके बीच की बैठक संबंधों में पिघलने का संकेत देगी, जो 2020 में गलवान संघर्ष के बाद तनावपूर्ण हो गए थे। राजनयिक और सैन्य दोनों स्तरों पर कई चर्चाओं और विचार विमर्श के बाद दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर गश्त व्यवस्था पर एक समझौते पर पहुंचे। रक्षा मंत्रालय के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने कहा, दोनों देश गश्त पर सहमत हुए हैं। यह मुख्य रूप से देपसांग और डेमचोक के लिए है, जहां हमारे 5 से अधिक गश्त बिंदु हैं, लेकिन यह केवल इन 2 घर्षण बिंदुओं तक सीमित नहीं है। यह सकारात्मक दिशा में जा रहा है, लेकिन तौर तरीकों पर काम किया जा रहा है। और ब्रिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संभावित बैठक के बाद आगे की योजना की घोषणा की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अन्य द्विपक्षीय बैठकों में पुतिन के साथ भारत रूस संबंधों और रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा और मध्य पूर्व तनाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति के साथ अपेक्षित बैठक शामिल होगी। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।